गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम स्टडी कर लेते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है। व्हेन फोर्स आर बैलेंस क्या होता है कि तो आपका नेट फोर्स जो होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। दैट मीन्स कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इधर आपका फ्रेंड खड़ा है और इधर आप हो, आपने सेम अमाउंट में 5 यूनिट फोर्स अप्लाई किया इस बॉक्स पर। तो क्या होता है कि ये बॉक्स मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, बैलेंस फोर्स है। हम दो केस स्टडी करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट पोजीशन, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल टुवर्ड द अर्थ इस पर अप्लाई होगा और एक फोर्स जो होता है नॉर्मल फोर्स होगा। तो यहाँ पर हम बैलेंस फोर्स का केस लेके चल रहे हैं, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स आपका ज़ीरो होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ग्रेविटेशनल और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन। सेकंड केस हमारे पास ये हो जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में होता है तो उसका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो नॉर्मल फोर्स होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्योंकि हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल व्हेन वी कैन नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि जो अर्थ होती है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वो तब तक रिवॉल्व करते रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। या एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ये कोई नदी है, नदी में कोई लाइट वेट आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टुवर्ड द अर्थ और आप इस अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है, जिससे क्या होता है कि ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं और ये नदी पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता रहता है। तो इसके बाद हम अनबैलेंस्ड केस पढ़ते हैं फोर्स का। बैलेंस फोर्स में हमने पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे रहता है और मोशन में है तो मोशन पे रहता है, क्योंकि उसमें नेट फोर्स जो होता है आपका ज़ीरो है, आपने उस पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया है तो वो मूव नहीं करेगा। अब हम अनबैलेंस्ड केस स्टडी करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और उसमें नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट क्या होता है कि आपने इधर से इसको 5 यूनिट फोर्स अप्लाई किया है और इधर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो आप इससे फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि इसमें मोशन आएगा। तो मोशन आने की वजह से क्या होता है, ये एक्सेलरेट करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेट फोर्स पे और मास पे। कैसे, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मान लीजिए आपके पास साइकिल है, साइकिल पर आप अगर आप उसके टायर को घुमाते हैं 5 यूनिट फोर्स से तो क्या होता है कि वो लेस एक्सेलरेट करेगा, कम घूमेगा। और जैसे कि आप उसको 10 यूनिट फोर्स अप्लाई करके उसके पहिए को घुमाते हो तो क्या होता है, वो मोर एक्सेलरेट करेगा। इससे हमें क्या इक्वेशन मिलती है कि जो आपकी एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेट फोर्स की। दैट मीन्स कि आप जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करोगे उतने ही उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अगर उस पर कम फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स के। और यूनिट के मास के केस में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये 2 kg का कोई वेट है और ये 5 kg है, आप इन दोनों पर सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा कि ये जो 2 kg है इस अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या होता है, ईजिली एक्सेलरेट कर जाएगा। और जो तो जैसे ही हम इसको 10 यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे
5 kg पर, तो क्या होगा, ये लेस एक्सेलरेट करेगा। तो इस एग्जांपल से हम क्या देखते हैं कि जितना कम वेट होगा वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, आप अगर उस पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो तो। अगर ज़्यादा वेट होगा तो वो कम एक्सेलरेट करेगा, जिससे क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास की। मीन्स कम मास तो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, अगर ज़्यादा मास है तो कम एक्सेलरेट करेगा। तो अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज़ क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, नेट फोर्स के। एक्सेलरेशन जो होती है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास की। तो यहाँ से आपकी न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन आती है। तो इस तरह से क्या होता है, जो आप फोर्स, नेट फोर्स निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हम क्या आते हैं, डेफिनेशन देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। तो अनबैलेंस फोर्स से हमने देखा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि वो मूव करता है, उसमें मोशन आती है, एक्सेलरेशन होती है। तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा कि वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फोर्स पे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। तो अब हम स्टडी करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है कि जब आपका मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के, तो आपका क्या होता है, वो न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये पी जो है मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है आपका, मोमेंटम आपका होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। जब भी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें मास होगी और वेलोसिटी होगी तो उसमें क्या होगी, मोमेंटम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है इसकी क्या थी, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू फर्स्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाने के लिए हम इज़ इक्वल टू के लगा देते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास, यहाँ पर पी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एम वी अपॉन में डी टी। तो यहाँ से मास जो होता है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और मास को बाहर निकाल लेते हैं तो इन एस आई यूनिट के इज़ इक्वल टू 1। तो एफ क्या हो जाएगा आपका, एम बाहर निकाल लिया, डी वी अपॉन में डी टी, और डी वी अपॉन में डी टी क्या होता है आपका, इज़ इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ जो होती है, मास हमने बाहर निकाल लिया था, डी वी अपॉन में डी टी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन न्यूटन्स के सेकंड लॉ से गेन होगी। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि द चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो मोमेंटम में जो भी चेंज होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप क्या होते हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वेक्टर लॉ है। दिस लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो अब हमने ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस न्यूटन्स लॉ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।